सबसे पहला जो हमने कल लिया था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो होता है n। n जो होता है ये जो n होता है कौन कौन सी वैल्यूज एज्यूम कर सकता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ इश्यू हो चुका है। ओके, कौन कौन सी वैल्यूज एज्यूम कर सकता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। दैट कैन एज्यूम ओनली इंटीजर वैल्यूज, दैट n कैन हैव can have 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यूज। याद आ गया होगा आपको, इंटीजर वैल्यूज एज्यूम करता है ये। ओके ओके, और इसके एसोसिएटेड जो ऑर्बिट्स होती है उसे हम k l m n एटसेट्रा से आइडेंटिफाई करते हैं, जो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है स्टूडेंट्स? ऑर्बिट, जिसे हम शेल कहते हैं। ऑर्बिट या तो शेल कहते हैं, ठीक है। वो किस किस के साथ और एसोसिएटेड रहता है? दैट इज एसोसिएटेड विथ रेडियस। याद कर ले सारी वैल्यूज। इसके साथ एक वर्ड था, क्या था? वेलोसिटी के साथ भी वो एसोसिएटेड रहता है। याद करो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज एसोसिएटेड विद एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने जो लिया था वो था एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद करें स्टूडेंट्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, उससे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। Now what is the value of L? L can be 0 to n-1 integer values। याद आ गया होगा आपको, integer values। तो L की वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंडेंट होगी, और 0 1 2 3 ये सारी वैल्यूज के साथ पर्टिकुलर सब शेल या तो ऑर्बिटल एसोसिएटेड है S, ये हो गई P, ये हो गई D, ये हो गई F। S ऑर्बिटल का शेप आपको पता है, दैट इज स्फीयर है। ये जो है ये डम्बेल शेप में एग्जिस्ट करती है, ये डबल डम्बेल शेप में एग्जिस्ट करती है, जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, और हम कहेंगे कि ये ट्रिपल डम्बेल है, लेकिन अभी कहेंगे कि अनसर्टेन है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्चुअली किसके साथ डील करती है? ये जो वैल्यूज है ये सब शेल के साथ डील करती है। सब शेल के साथ डील करती है। इज इट फाइन? जिसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक और वर्ड हम कहते हैं ऑर्बिटल भी कहते हैं हम इसे। ओके, चलो, एक और चीज हमने लास्ट में डिस्कस थी, दैट वाज n+l रूल। n+l रूल क्या है बताओ, जो आज हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कि ऑर्बिटल विथ n+l वैल्यू हायर विल हैव हायर एनर्जी, एंड द वन n+l जिसकी दो ऑर्बिटल्स की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो समझ लेना स्टूडेंट्स, उनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। उनके लिए जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसके लिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देख चुके हैं, और वो है थर्ड नंबर, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m कह सकते हैं या ml कह सकते हैं।
ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आपको पता है कि यहाँ पर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के आसपास अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा वो अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए जो क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है उसे क्या कहते हैं? उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m या तो ml कहते हैं। अब हमें पता है कि ये m जो है, ये m सर्टेन वैल्यूज एज्यूम करता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन l, that is -l to +l इंटीजर वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। और वो क्या इंडिकेट करता है? सब ऑर्बिटल्स के बारे में इंडिकेट करता है। m की जितनी वैल्यूज आएगी उतनी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की सब ऑर्बिटल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ कि n की वैल्यू मान लो कि 4 है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो m की वैल्यू क्या होगी? -0 to +0 दैट इज 0। m की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -1, 0, +1 माने 3 वैल्यूज हो गई, तो p की सब ऑर्बिटल्स 3 हो जाएगी। l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगी। एंड l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2 हो जाएगी। बताओ, तो इतनी वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि s ऑर्बिटल की सब ऑर्बिटल 1 होती है, माने वो खुद, क्योंकि वो स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो और कोई ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। ये डम्बेल शेप में है तो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, एक जेड एक्सिस पर, तो 3 सब ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। ये d ऑर्बिटल के लिए 5 सब ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, और f ऑर्बिटल के लिए 7 सब ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो गिवन वैल्यू ऑफ l के लिए m की टोटल 2l + 1 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक, तो n इंडिकेट करता है फ्लोर को, l इंडिकेट करता है फ्लैट को, और m इंडिकेट करता है हर फ्लैट में कितने रूम्स है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए एक और चीज कल हमने डिस्कस की थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको याद होनी चाहिए कि ये 4 नंबर का फ्लोर है। 4 नंबर के फ्लोर पर S, P, D, F 4 डिफरेंट टाइप के कुल मिलाकर 16 ऑर्बिटल्स है। चेक करो, रूम्स। तो हमने कंक्लूड क्या किया था कि इन n नंबर ऑर्बिट डिफरेंट n टाइप्स ऑफ n स्क्वायर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। चेक करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक और कंक्लूजन बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में n की वैल्यू दे दे और आपको ऑर्बिटल्स फाइंड करनी है तो यू विल फोकस ऑन टू n स्क्वायर। अगर आपको n एंड l दोनों की वैल्यू दे तो यू विल फोकस ऑन टू l एंड योर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 2l + 1। और अगर आपको n, l और m तीनों की ऑर्बिटल की वैल्यू दे दे, ऑर्बिटल के लिए ये तीनों वैल्यू दे दे, तो समझ लेना कि ऐसी एक ही ऑर्बिटल प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि दिस n, l एंड m आर originated during solution of क्या, ये अपना महान श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स।
श्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करते वक्त ये जो है ये ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ये इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ, यहाँ पर एक +3 मैंने मिस कर दिया है स्टूडेंट्स, थैंक यू। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। ऑल क्लियर? दो साइंटिस्ट थे, उहलेनबेक एंड दूसरा था गाउड्समिट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उहलेनबेक एंड गाउड्समिट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या कहा और क्या किया वो समझते हैं। उन्होंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, और हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि दोनों अगर नॉर्थ है या दोनों साउथ है तो होमोजीनस है, लेकिन एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ऐसा रखा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे उन्होंने जो किया है वो ध्यान से देखें कि उन्होंने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट जनरेट की है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने गनर से हाइड्रोजन एटम की बीम, दिस इज अ बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये समझ ले। हाँ, यहाँ से बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो आपको ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है, बीम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान रखें मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन एटम्स, दे अलाउड टू पास थ्रू दिस हेट्रोजीनस मैग्नेटिक फील्ड। तो हुआ ये कि they found that this beam of hydrogen atoms is divided into two parts and traveled into two opposite direction and struck onto this plate. This is nothing but a photographic plate. This is what? This is photographic plate. और जब ये स्ट्राइक करेगी आपको पता है कि वहां पर, यहाँ पर कुछ क्या होगा, सिंटिलेशन क्रिएट होगा। फोटोग्राफिक प्लेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो हाइड्रोजन बीम है ये यहाँ पर आकर के स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? सबसे पहला तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है इट हैज मैग्नेटिक फील्ड। H एटम्स हैव मैग्नेटिक फील्ड। ये H एटम के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट ही नहीं होते, सीधे यहाँ स्ट्राइक कर जाते। समझ में आ रहा है? ये यहाँ या यहाँ डेविएट नहीं होते, ये सीधे यहाँ पर स्ट्राइक कर जाते। इसका मतलब है कि उनके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर ये उभर के आ रहा है स्टूडेंट्स कि इनके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है
तो सिर्फ एक टाइप का नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइप का है तो क्या होता, अगर नॉर्थ टाइप का है तो सारे एटम साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाने चाहिए थे। सिर्फ साउथ टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो सारे एटम्स नॉर्थ की तरफ चले जाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एटम्स नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुए और रिमेनिंग एटम साउथ की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन एटम्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन एटम्स के अंदर बोथ टाइप ऑफ अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या होगा कि H एटम्स हैव बोथ अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बोथ अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये बताया कि इन हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इतना तो पता ही है भाई, एज वेल एज दे हैव स्पिन ऑल्सो ऑन देयर एक्सिस लाइक प्लैनेट्स। जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एज वेल एज अर्थ की अपनी भी एक्सिस है जहां पर वो रोटेट कर रही है। बताओ, उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास तो घूम ही रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के आसपास भी घूम रहा है। जैसे कि अर्थ को रिवॉल्व करने में 365 डेज लगते हैं और रोटेट करने में, अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। सेम वे इलेक्ट्रॉन के पास भी दो टाइप की मूवमेंट है। एक क्या है, एक न्यूक्लियस के आसपास वो घूम रहा है और दूसरा वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है या स्पिन कर रहा है। तो वो दो तरह से मूव कर रहा है, तो जितनी तरह की मोशन होगी उतनी तरह के मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो न्यूक्लियस के आसपास घूमने के लिए, घूमते वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसे सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। लेकिन ये एक नए टाइप की मोशन है, वो अपनी एक्सिस के आसपास भी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो क्या होता है बताओ? तो ये केस में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो दो तरह से हो सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा एंड रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। तो क्लॉकवाइज के मोशन से एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और एंटी क्लॉकवाइज के मोशन से दूसरे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऑफ कोर्स दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन साइन ऑपोजिट होगी। तो एक तरह के मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होने, एक तरह के मोशन से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर साइड साउथ टाइप का है तो वो सारे एटम्स जो है वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और अगर वो प्रोड्यूस रिमेनिंग जो है वो नॉर्थ की टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सारे साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड वन मोर क्वांटम नंबर, वी नीड वन मोर क्वांटम नंबर टू एक्सप्रेस स्पिन मोशन of electron, and that is given by spin quantum number, जिसे आप S से डिनोट कर सकते हैं या MS से डिनोट कर सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि वो ML था। ML का मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एंगुलर मोमेंटम
अराउंड न्यूक्लियस, और दिस इज ms का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू स्पिन। अब ये l क्यों लिखा था अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, या तो आप उसे सिर्फ s से डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पर s की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस बनने वाला है। नाउ द वैल्यूज ऑफ s, तो आपको पता है, मान लो कि ये एक एक्सिस है और एक्सिस के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ दो ही होगी, या तो वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो टोटल चांसेस कितने हैं, टोटल चांसेस 2 है। अब ये 2 में से ऑब्जेक्ट 2 में से एक ही पॉसिबिलिटी चूज कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और साथ में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। सो टोटल चांसेस कितने हैं, 2 है, उसमें से पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी 1 है। तो आप कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज जो है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी और एंटी क्लॉकवाइज की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ये बहुत ही कॉमन सेंस का आंसर है। बताओ, क्लॉकवाइज की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, हाफ, एंड एंटी क्लॉकवाइज की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, हाफ। अगर टोटल 3 चांसेस है और उसमें से एक पॉसिबल दो सोच रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी या तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। लेकिन यहां पर टोटल पॉसिबिलिटी ही 2 होगी, एक क्लॉकवाइज और दूसरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए किसी एक को प्लस दे दो और दूसरे को माइनस दे दो। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज को ही प्लस कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को ही माइनस कहेंगे। लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस कह दिया तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप माइनस हाई डिफाइंड होगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप उल्टा भी कर सकते हैं, अब एंटी क्लॉकवाइज को प्लस बोल दो एंड क्लॉकवाइज को माइनस हाफ बोल दो, दैट्स इट। आप समझ रहे हैं, क्लॉकवाइज को प्लस बोल सकते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने आप माइनस हाफ होगा। लेकिन आपको ये अच्छा नहीं लगता, चलो कोई नहीं, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोल दो तो क्लॉकवाइज अपने आप ही माइनस हाफ हो जाएगा। This is just plus and minus are not the real numbers. This is just to distinguish between one from another. I hope it is clear. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए समझ लेना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। तो स्पिन क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन अराइज्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्पिन क्वांटम नंबर हैज बीन अराइज्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय उल्हेनबेक एंड गाउड्समिट। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि विच क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन अराइज्ड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आंसर क्या होगा आपका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों क्वांटम नंबर आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और करीब करीब आपको एक आंसर मिल गया होगा। कौन सा पता है, करीब करीब, अगर आप थोड़ा डिटेल में सोचने के लिए समर्थ है तो क्या है पता है, ध्यान से देखना। इन एन ऑर्बिटल 2 electrons can accommodate, बस ध्यान क्या रखना है, विथ ऑपोजिट स्पिन। उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, कंपल्सरी ऑपोजिट होनी चाहिए। मान लो कि आपके पास एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं इसकी एक्सिस दिखा रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लो कि ऐसे घूम रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूम रहा है। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, 1.602 × 10⁻⁹ कूलम्ब होगा।
तो इस इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू होगा, म्यू। और इससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, म्यू ही होगा। दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी सेम, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम ही है, तो वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वैल्यू सेम होगी। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू प्लस म्यू, दैट इज ट्वाइस म्यू। और इतना हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में डिलीवर करने जा रहा हूं, हायर द मैग्नेटिक फील्ड, हायर द मैग्नेटिक फील्ड, लोअर द स्टेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई। अब इसे समझने के लिए आपको कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आप अपनी थोड़ी भी अकल लड़ाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैग्नेटिज्म होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, बताओ व्हाट इज मैग्नेटिज्म। बताओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब बताओ, मैग्नेटिज्म जितना ज्यादा होगा ना उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि आप समझिए मैग्नेटिज्म होता ये है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये कोई फिजिक्स की थियरी नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट समवन टुवर्ड्स अस एंड टेंडेंसी टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन। बहुत साइंटिफिक लेवल पर हम नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर फिजिक्स के और 3 चैप्टर जो है 12th के वो यहाँ डिस्कस करने चालू करने पड़ेंगे। इतनी ही समझ ले कि मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं या कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहूंगा मैं, मैग्नेटिज्म कहूंगा। अब जिस पार्टिकल की या जिस ऑब्जेक्ट की या जिस बंदे की ये कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी ना, वो बंदा स्टेबल नहीं होगा। मुझे हर पल यही सवाल रहता है मन में कि कब मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट हो जाए या मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, तो समझ लेना कि मेरी स्टेबिलिटी बहुत खराब होगी। आप समझ रहे हैं? इसमें साइंस की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। मैसेज आप लोगों को मिल गया होगा कि मैं क्या मेंशन करने जा रहा हूं, ठीक है ना। हर बार मुझे यही महसूस होता रहे कि कब मेरी तरफ कोई अट्रैक्ट हो जाए या मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, तो ऐसे दिमाग में गुल खिलते रहे तो मेरी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। अब गाने भी कैसे कैसे आते हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल, ऑलरेडी देयर, फिर भी चांस है कि तेरा हो जाऊं। बोलो अब देखो ये कहां जा रहा है, ठीक है ना। चलो, तो अगर ऐसी कंडीशन है कि अट्रैक्शन कहीं ना कहीं फील हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, बाकी आप खुद समझदार हो, जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड दे रहे हो, मुझे और तो ज्यादा कुछ समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो, सब लोगों को मजा आ गया, क्लियर हो गया है सब लोगों को। चलो, तो हुआ क्या है यहां पर स्टूडेंट्स, ये एक बार ध्यान से समझ लो कि अगर इसकी, ध्यान से देख ले स्टूडेंट्स, इसकी बात करें आप, ठीक है। तो यहां पर क्या है बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, ट्वाइस म्यू। अब इसे बिल्कुल उल्टा सोचे कि भाई ये जो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों को अगर मैं क्लॉकवाइज कर दूं, दोनों को, तो मान लो कि ये म्यू है, ये म्यू है, तो ये माइनस म्यू हो जाएगा और ये माइनस म्यू हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो माइनस ट्वाइस म्यू होगा।
समझ रहे हो? मींस ये भी एक्चुअली हायर मैग्नेटिक फील्ड ही है, इससे ऑपोजिट है। ये ना समझे कि ट्वाइस म्यू है तो ये हाई है और ये माइनस ट्वाइस म्यू है तो ये बहुत लो है, नहीं, ये भी हाई ही है। बस इसकी ये अगर नॉर्थ टाइप का होगा तो ये साउथ टाइप का होगा, ये नॉर्थ टाइप का होगा तो ये साउथ टाइप का होगा, दोनों हाई ही है। आई होप कि आपको मैसेज मिल गया मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना? अब मैं जो कर रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, कि मान लो कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब इसे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स कि ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है और ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। अब क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स? अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अगर म्यू है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला माइनस म्यू होगा, प्लस म्यू है तो ये प्लस म्यू है तो ये माइनस म्यू होगा। अगर इससे प्रोड्यूस होने वाला मान लो कि माइनस म्यू है तो इससे प्रोड्यूस होने वाला क्या होगा? प्लस म्यू होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो अल्टीमेटली यहां लिख रहा हूं रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपोजिट स्पिन, बताओ, ड्यू टू अपोजिट स्पिन क्या होगा स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल टू 0। अब समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि दो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, सॉरी दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एक ही ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, then in that case they will have a minimum repulsion also। अब देख लो न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन अवॉइड करने के लिए न्यूट्रॉन डाल रखे हैं हमने, है ना? लेकिन बाहर तो कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अपने आप के रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए खुद ही कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अब देख लो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छी तरह से ये रिपल्सन मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अवॉइड करने के लिए दे आर कीपिंग देयर स्पिन ऑपोजिट। इंटरेस्टिंग। सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर दो है, समझ लेना, इलेक्ट्रॉन्स अगर दो है तो डेफिनेटली दे विल कीप देयर स्पिन ऑपोजिट। तो ये सारा कंक्लूजन जो है वो कहां से निकल के आता है? ये उहलेनबेक एंड गाउडस्मिट के एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है। और उन्होंने ये बताया है कि ये जो स्पिन है, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्वांटाइज्ड होता है। देवांशु, आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अपोजिट स्पिन्स का कोई चांस ही नहीं है। हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो मान लो कि आपने 100 एटम्स को बॉम्बार्ड किया तो उसमें से 50 एटम्स की स्पिन अगर क्लॉकवाइज होगी तो 50 की एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो 50 नॉर्थ की तरफ जाएंगे, 50 साउथ की तरफ जाएंगे। गॉट द पॉइंट? मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर एटम के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। और यहां से एक चीज और प्रूव हो जाती है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़ेंगे।
चलो अब फिर से यहाँ पर मैं टाइटल ले रहा हूँ जो ऑलरेडी हमने लिया था कल। मैंने बताया था कि इसे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, N+L रूल। अब आपको ये N+L रूल कितना डाइजेस्ट हुआ है वो मुझे आज चेक करना है, ठीक है। N+L रूल क्या है? जब भी आपको कोई दो ऑर्बिटल्स दे दी जाए, वो दो ऑर्बिटल्स में N+L की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और जिसके लिए ये N+L की वैल्यू सेम हो जाए उसके लिए N की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आया? अब मैं यहां पर कुछ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं। उस ऑर्बिटल्स के लिए आप N+L की वैल्यू निकालेंगे। सुनना ध्यान से, आपको क्या करना है, N+L की वैल्यू निकालेंगे और उस ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर निकालेंगे। जिसके लिए N+L की वैल्यू मिनिमम वो पहले, फिर उसके बाद की N+L वैल्यू, फिर उसके बाद की N+L वैल्यू, फिर उसके बाद N+L वैल्यू। समझ में आया सब लोगों को क्या करना है आप लोगों को? मैं यहां पर कुछ ऑर्बिटल्स डाल रहा हूं। सभी ऑर्बिटल्स के लिए आप N+L की वैल्यू निकालेंगे और सारी ऑर्बिटल्स को उसकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जिस ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू मिनिमम होगी वो पहले आएगा, उसके बाद N+L की वैल्यू ज्यादा होगी वो आएगा, उसके बाद N+L की वैल्यू ज्यादा होगी वो आएगा। अगर कभी दो ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम हो जाए तो पहले कौन आएगा? जिसकी N की वैल्यू स्मॉल है, क्योंकि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल रहे हो ना, तो पहले कौन आएगा? जिसके लिए N की वैल्यू स्मॉल है। पिक्चर क्लियर? चलो अब मैं ऑर्बिटल्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। चलो सॉल्व करो आप। इन सब के लिए आप क्या करेंगे? N+L की वैल्यू निकालेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जैसे कि इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो क्या आएगा? पहले N तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। अगर ये किसी को पता नहीं चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। L के लिए आपको पता है L की वैल्यू 0 है तो S, या तो उल्टा S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो यहां पर क्या बनेगा? 1 + 0 = 1, फिर आएगा 2 + 0 = 2। उसी तरह यहाँ 2 और P के लिए L की वैल्यू 1, तो 2 + 1 = 3। ठीक है, लिख लो इस तरह से। विल यू बी एबल टू डू? थ्री + 0 3,
सॉल्व। चलो अब क्या करेंगे, द लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट, लोएस्ट वैल्यू फर्स्ट। सबसे लो वैल्यू किसके लिए है, 1s के लिए है, तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा 1s। उसके बाद n+l की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 1s लेस देन 2s, ठीक है। उसके बाद 3 वैल्यू ये दोनों के लिए है, चेक करो, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये जो टाई हो गई, तो आपको पता है कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लेस होगी उसकी एनर्जी स्मॉल होगी, ठीक है ना। तो यहां पर 2p पहले आएगा, 2p लेस देन 3s, तो ये आ गए। अब 4 है इसके लिए एज वेल एज इसके लिए, तो ये 3p के लिए भी है और 4s के लिए भी है, तो पहले 3p आएगा, चेक करो 3p आएगा, फिर क्या आएगा 4s आएगा, चेक करो। तो इसको मैं टिक कर लेता हूं। अब 5 किसके लिए, 5 3 है, 3d के लिए भी है, 4p के लिए भी है और 5s के लिए भी है, चेक करो 3d 4p एंड 5s, चेक करो। तो पहले कौन आएगा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेस है, तो पहले आएगा 3d ऑब्वियसली, फिर आएगा बोलो 4p, उसके बाद आएगा 5s। ये समझ में आया सब लोगों को? चलो तो जो हो चुके हैं उसको मार्क कर लो। अब 6 वैल्यू है 4d के लिए, 5p के लिए एंड 6s के लिए, तो यही ऑर्डर रह जाएगा मेरे ख्याल से। तो पहले कौन आएगा 4d, फिर आएगा 5p, फिर आएगा 6s। तो 4d की वैल्यू n स्मॉल है, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब आ रहा है 7, चेक करो 7 7 7 7 4 बार है, चेक करो। तो उसमें सबसे छोटा क्वांटम नंबर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ऑर्डर बन जाएगा, पहले आएगा 4f, फिर आएगा क्या, फिर आएगा 5d, फिर आएगा 6p एंड लास्ट में आएगा 7s। जो आ चुके हैं उसे टिक कर दो। अब सिर्फ 8 वाला बचा है, चेक करो 5f 6d 7p 8s, क्या आ जाएगा बताओ? वेरी गुड, पहले आएगा 5f, फिर 6d, फिर 7p एंड लास्ट में आएगा 8s। चेक करो क्या सही कर लिया आप लोगों ने? अब बहुत ध्यान से देखना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है। ऐसा नहीं है कि एटम में ऑर्बिटल्स ऐसे होती है। सुनना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल होती है s, सेकंड ऑर्बिट में होती है s एंड p, थर्ड ऑर्बिट में होती है s p एंड d। ये d भी थर्ड ऑर्बिट में ही होती है, लेकिन उसकी एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। मैसेज समझ में आया सब लोगों को? ऐसा नहीं है कि पहले अरेंज, दिस इज नॉट द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, नहीं, ये ऑर्बिटल कौन सी है 3d है, तो डेफिनेटली ये 3d जो फ्लैट है ना वो होता थर्ड फ्लोर पर ही है, लेकिन ये 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है, उससे ज्यादा, फिर 4p की, फिर 5s की। अब फिर से देखो 5s के बाद क्या आया 4d, इसका मतलब नहीं है कि 5s ऑर्बिटल के बाद 4d ऑर्बिटल अरेंज्ड होती है, नहीं, 5s ये जो 4d ऑर्बिटल होती है वो होती कहां है, वो होती तो फोर्थ फ्लोर पर ही है,
उसी तरह ये 4f होती कहाँ है, 4th फ्लोर पर ही होती है, लेकिन उसकी एनर्जी जो होती है ना, ये एनर्जी इस ऑर्डर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉलो किया है किससे, n+l रूल से। ये याद रखना स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द ऑर्बिटल्स यू कैन फाइंड if you travel from nucleus. No, this is the order of energy of orbitals. इस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से भरी जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन दीज ऑर्बिटल्स इन दीज ऑर्डर के पहले 1s कंप्लीट होगी, फिर 2s में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3s में आएंगे, फिर 3p में आएंगे, फिर 4s में आएंगे, फिर 3d में आएंगे। गॉट द पॉइंट? ये याद रखना स्टूडेंट्स, गॉट इट? अब मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, वो बहुत ध्यान से इस ऑर्डर में एनालाइज करो। ये ऑर्डर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, आप देखोगे कि जब भी s ऑर्बिटल आएगी ना, s ऑर्बिटल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा। चेक करो, कैन यू फाइंड इट? चैट बॉक्स में थोड़ा रिस्पॉन्ड भी देते जाओ। 1s 2s 2p के बाद जब s फिर से आया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इंक्रीज हो गया। चेक करो। फिर 3s 3p, फिर s आया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s हो गया। चेक करो। फिर आगे बढ़ेंगे 4s 3d 4p, फिर s आया तो फिर 5 हो गया। चेक करो। फिर आगे बढ़ेंगे 5s 4d 5p, फिर s आया तो 6 हो गया। चेक करो। इज इट फाइन? बताओ बताओ स्टूडेंट्स। डजंट मैटर का कोई पॉइंट नहीं है, डेफिनेटली मैटर्स, लेकिन आप स्टडी क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इससे आगे दूसरी बात, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो s का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो ही p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। चेक कर लो, चेक इट। अगर 2s है तो 2s के बाद जो p आएगी ना वो 2p ही होगी। 3s के बाद जो आएगी वो 3p ही होगी। चेक करो। अब देखो 4s है, 4s के बाद आती है 3d, लेकिन उसके बाद जो p आएगी ना, अब समझ रहे हैं, 4s है तो वो p जो होगी ना वो 4p ही होगी। चेक इट। अब देख लो 5s है, उसके बाद आती है 4d, लेकिन उसके बाद जो p आएगी, उसके बाद जो p आएगी वो 5p ही होगी। अब देखो 6s है, उसके बाद 4f है, उसके बाद 5d है, लेकिन उसके बाद जो p होगी ना वो 6p ही होगी। चेक करो। यू कैन अप्लाई दिस ऑन 7s ऑल्सो। 7s, फिर 5f, फिर 6d, उसके बाद जो p आई उसका नंबर क्या है बताओ? 7p है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s का होगा वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर p का होगा। चेक इट। और लास्ट में जब s आती है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक करो, 8s आई है। चेक करो तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ? एक बढ़ गया। इतना क्लियर? जब भी s आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा, s के बाद जो p आएगी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s का जो होगा वही रहेगा। इज इट क्लियर? अब और आगे बढ़ेंगे। जब भी d ऑर्बिटल आएगी, d उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 होगा और f का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -2 होगा। अब ये सेंटेंस अपने आप एनालाइज करें। p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू s होगा। d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 होगा और f का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
-2 होगा। अब ये लैंग्वेज समझ में आ रही है? चेक करो यहां पर, देख लो, ये s है, s के बाद ये d आई है, चेक करो। s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो d का -1 है, 4 - 1, ये s है 5s। उसके बाद क्या आया? 4d आया। s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है और d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 है। अब इसे देखें, 6s के बाद क्या आया? 4f आया, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है, तो f का -2 है और d का -1 है और p का सेम है। यहां आ जाओ, 7s, s के बाद क्या आया? f आया, तो 7s के बाद अगर है तो ये 5f है, तो ये 7 - 2 हुआ, ये उसके बाद 6d है, तो 7 और d, 7s और d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? -1 है, p का सेम है। चेक इट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। गॉट द पॉइंट? फिर से याद कर ले, जब भी कभी s आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा, s के बाद p होगा कहीं पर भी, तो जो s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही p का होगा। s के बाद अगर d आती है तो वो -1 होगा और f आती है तो -2 होगा। दैट्स इट, खत्म। अब ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर मैं पूरा लिख रहा हूं, ध्यान से देख लो, मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। चलो फिर से लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। बहुत दूर दूर लिख लिया था, इसलिए मैंने फिर से इज इट फाइन? यही ऑर्डर है, चेक करो, मैंने फिर से लिख लिया यहां पर। स्टूडेंट्स गेटिंग माय पॉइंट? ये देख लो, एस 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 एस, पी एस पी एस, पी एस पी एस, फिर यहां पर d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, d p s, d p s, देन f d p s, f d p s, यही लिख लिया है। बस इतना याद रख लो, ये 2 बार आ रहे हैं सारे, ठीक है ना? s 2 बार, फिर ps, फिर ps, फिर dps, dps, f dps। अब ध्यान से देख लो कि इसको याद रखेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, बात खत्म, इट्स डन। चेक कर लो, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। इंटरेस्टिंग एंड इजी। सभी चीजें आपको 2 बार बोलनी है, स्कूल 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। अब देख लो, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी ज़बानी याद हो जाएगा आपको। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डन। अब करना क्या है बताओ स्टूडेंट्स, इसका नंबर बनाना है मुझे।
अब नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बताओ, जब भी एस आएगा एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बढ़ा दूंगा। कैन वी स्टार्ट? चलो स्कूल, फिर स्कूल आया तो मैंने क्या किया बताओ, एस आया तो मैंने एक नंबर बढ़ा दिया। फिर पब्लिक स्कूल है तो ये पी है, तो पी का नंबर क्या होना चाहिए, प्रीवियस एस के बराबर ही होना चाहिए, तो ये हो गया 2p। फिर आया स्कूल, पब्लिक स्कूल, एस आया तो मुझे क्या करना है, एक नंबर बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आया पब्लिक स्कूल, तो फिर एस का जो नंबर होगा वही रखना है। फिर आया एस, तो मुझे एक नंबर बढ़ा देना है। फिर है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली डी का नंबर मुझे -1 करना है, यहां 4 है तो यहां क्या करना है 3d। पी का नंबर डेफिनेटली ये जो 4s है वो ही रखना है, तो ये हो गया 4p। अब ये s आया तो मुझे क्या करना है, एक नंबर नया ले लेना है, दैट इज 5s। अब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो ये दिल्ली है तो d है तो इसका नंबर मुझे एक घटा देना है, तो ये हो जाएगा 4d। p का नंबर s का है वो ही होना चाहिए 5p। उसके बाद s आया तो s का नंबर एक बढ़ा दो भाई 6s। अब फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर f -2 d -1, तो ये हो जाएगा 4f। फिर आ जाएगा 5d, और p का नंबर तो जो s का है वही होना चाहिए, दैट इज 6p। अब s आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर बढ़ा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7s। बताओ अब f है तो क्या होगा बताओ, f है तो -2 करना पड़ेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 5f। d के लिए क्या करेंगे, एक घटाएंगे, दैट इज 6d। p का नंबर तो जो 7 का है, s का है वही आएगा, दैट इज 7p। एंड लास्ट इज 8s। बोलो कितना आसान, समझ में आ गया सब लोगों को? स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, दैट्स इट। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। इन दिस ऑर्डर वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर आ रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। अब याद करें कि s ऑर्बिटल एक ही होती है, p ऑर्बिटल 3 होती है, d ऑर्बिटल 5 होती है, f ऑर्बिटल 7 होती है। याद आ गया आप लोगों को? और अभी अभी मैंने बताया, एक सेंटेंस हमने कंक्लूड किया है, और वो सेंटेंस क्या है कि ईच ऑर्बिटल can accommodate 2 electrons with opposite spin। Is it? अब मैं यहां जो लिख रहा हूं वो आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि s ऑर्बिटल की टोटल कैपेसिटी होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, p ऑर्बिटल की कैपेसिटी होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, d ऑर्बिटल की कैपेसिटी होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की, और f ऑर्बिटल की कैपेसिटी होगी 14 इलेक्ट्रॉन्स की। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? क्यों ऐसा? क्योंकि s ऑर्बिटल एक होती है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन p ऑर्बिटल्स 3 होती है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6। d ऑर्बिटल्स कितनी होती है? d ऑर्बिटल्स 5 होती है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे? 10। और f ऑर्बिटल 7 होती है, तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 14।
अब एक बात बताऊं मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे आप, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे आप, तो अगर आपके पास एक्सेप्शंस है वो तो ऐसा जी आपको रटने ही पड़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। अगर आपको ये पता है और ये पता है, यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन माने क्या, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी एलिमेंट, प्रोवाइडेड कि आपको उसका एटॉमिक नंबर पता हो। चलो एक रैंडम ट्राई करते हैं, रैंडम ट्राई, ठीक है ना। मैं ले लेता हूं एक एलिमेंट, मान लो कि मैंने ले लिया है सोडियम। अब इलेक्ट्रॉन भरना कहां से चालू करना है आपको मैंने बताया, इस ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इज इट फाइन? अब देखते जाओ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में भरूंगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इससे ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी s ऑर्बिटल की 2 इलेक्ट्रॉन की ही है। फिर मैंने भर दिए 2s में 2, क्योंकि उसकी कैपेसिटी भी 2 की है। देख लो, ये खत्म, ये खत्म। अब क्या करूंगा, अब 2p में आऊंगा। p की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा तो चलेगा? पहले भी देख लेता हूं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, मुझे भरने हैं 11। अगर मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। हो गया, अभी 10 ही हुए हैं, चेक करो। अभी एक और इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 2p खत्म। अब इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 3s में। तो मैंने डाल दिया 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया 11, 2 + 2 + 6 + 1 हो गया 11। चेक करो। तो ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। अब देख लो स्टूडेंट्स, ये आप लोअर लेवल पर कैसे कर रहे थे पता है? ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। अब देख लो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसमें 2 + 6 कितने हैं? 8, और इसमें कितने हैं? 1। बोलो, एकदम मजा आया? एक क्वेश्चन पूछूंगा, दिल से जवाब देना। क्या आपको लग रहा है कि आपको श्रोडिंगर को सैल्यूट करना चाहिए? क्या आपको लग रहा है कि आपको श्रोडिंगर को सैल्यूट करना चाहिए? उसने वो इक्वेशन दिया, वो सॉल्व हुआ, तो अंदर से N, L और M निकले, और N, L और M के ऊपर से ही ये ऑर्बिटल्स मिली, और ये ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर को N + L से हमने अरेंज किया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आई। बताओ स्टूडेंट्स। चलो रैंडमली एक और एलिमेंट में ले रहा हूं स्टूडेंट्स, जो है मेरे लिए क्लोरीन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मुझे? 17 भरने हैं, बताओ। तो मैं यही ऑर्डर में स्टार्ट करूंगा। इट इज फाइन। तो ये हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। फिर 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हुए। फिर 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद आएगा 3s, वो भी मैं पूरा भर दूंगा, वो हो जाएगा 3s2, ठीक है। और उसके बाद आएगा 3p, ठीक है, वो भी मैं पूरा भर दूं। अब इसको देख लो, मैंने पूरा भर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 + 6 + 2 + 6, ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो 18 हो गए। ये नहीं चलेगा। तो क्या करना है मुझे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने भाई?
मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही 17 भरने, तो मैं 18 कैसे भर सकता हूं? तो मुझे क्या करना है, 2 + 2 + 6 + 2, अभी कितने लेस है, तो 12 हो चुके हैं, मुझे 17 करने हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब याद करो अपनी पुरानी स्टोरी, ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 7। बोलो याद आ रहा है? क्लोरीन 287। अब आपको वो बॉन्डिंग वाला केस भी समझ में आएगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ताकि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बोलो मस्त है एकदम। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, स्टूडेंट्स, यहां से यहां अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा बताओ? ये 3p6 माने ऑक्टेट हो जाएगा इसका, और यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, तो ये निकल जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फर्क ये पड़ेगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये बन जाएगा Na+, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा Cl-, ये दोनों जुड़ जाएंगे और आपका फेवरेट कंपाउंड NaCl बन जाएगा। बताओ इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने के साथ करते वक्त इनफैक्ट वी स्टार्टेड विद द एटम। याद आ रहा है आपको? अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू बी एटम एज पर द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। लेकिन उसके बाद कैथोड रेज, एनोड रेज सब डिस्कस किया। रुदरफोर्ड ने ये बता दिया प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हिल मिल के रहते हैं। अब हमारे लिए सस्पेंस, मिस्ट्री जो कुछ भी है वो इलेक्ट्रॉन है। बताओ, अब इलेक्ट्रॉन को भी हमने खोज लिया। We found out electron and its complete behavior. I hope you are satisfied and happy. Yes, I am giving you questions. लेकिन पहले आप, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूं उसके साथ आप सिंक्रोनाइज हो जाइए कि इन बिटवीन एटलीस्ट फॉर 10 to 12 लेक्चर्स वी वर सो कंफ्यूज कि हमें इलेक्ट्रॉन कभी मिल भी पाएगा। लेकिन अब हमें मिल गया है। पहले हम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अब ध्यान से देख लो, अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें सोडियम के 11 नंबर के इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पता ही है, लेकिन अगर आपको कोई पूछ ले कि सोडियम का 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां होगा, सुनना ध्यान से, सोडियम का 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन 2p में होगा। यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि सोडियम के फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में है, तो ये 4 हो गए। तो 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, 2p में होगा। क्या मैं एक और चीज बताऊं जो आपको बहुत ही एक्साइट कर सकती है? वो क्या है पता है? आपको याद होगा कि बोर्स थियरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जब बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को जब यूज किया जाता है तो ईच सिंगल लाइन इज ऑल्सो फाउंड डिवाइडेड इनटू सम माइक्रो लाइंस। क्या आपको ये याद आ रहा है?
अब आपको समझ में आएगा कि वहां पर जो ट्रांजिशन था ना वो ऑर्बिट टू ऑर्बिट था, लेकिन अंदर क्या है बताओ, ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल्स होती है जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ही ऑर्बिट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू ऑर्बिटल्स में होगा तो भी क्या होगा, लाइंस तो बनेगी। बोलो ये पॉइंट कैसा लगा? अब समझ में आया कि हर एक लाइन के अंदर माइक्रो लाइंस कहां से आई। क्लियर हो चुका है सब लोगों को? ओके अब मैं यहां पर आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैं ये चाहता हूं कि यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, लेकिन आप खुद समझदार है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो यहाँ आपका कुछ होने नहीं वाला है। तो एटलीस्ट 30 तक के एलिमेंट्स, माने हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स के आप एटॉमिक नंबर याद कर ले। एटॉमिक नंबर याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 30 सबको याद ही है, लेकिन उस एटॉमिक नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है वो भी याद करना है। हाँ, नहीं तो कोई ने पूछे कि एटॉमिक नंबर याद है तो कि हाँ भाई 31 तो બધાને બોલતા આવડે है, પણ 17 નંબરની અંદર ક્લોરીન આવે તે યાદ હોવું જોઈએ, સમજ પડે है? हाँ ओके, चलो स्टार्ट राइटिंग द कॉन्फ़िगरेशन। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प एनी मोर। ट्वेंटी तक की प्रैक्टिस करनी है आपको अभी, राइट नाउ, जिसमें से 2 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। सबके नंबर में लिख रहा हूं आपकी हेल्प के लिए। Can you try at your own? गुड।
One student has completed all the questions. बाकी स्टूडेंट्स थोड़ी स्पीड करें, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दें, स्पीड से भी, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं। ये हो गई 1s1, ये हो गई 1s2, अब 1s कंप्लीट है तो ये हो गई 1s2, 2s1, ये हो गई 1s2, 2s2, 2s भी कंप्लीट हो गई, 1s2, 2s2, 2p1, ये है 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। अब देख लो 2p भर चुकी है, तो 2p के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में आएगा। अब 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं स्टूडेंट्स, तो 3s भी कंप्लीटली भर चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठेगा अब, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब 3p की कैपेसिटी तो 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स तक इसे हम भरते रहेंगे। देख लो स्टूडेंट्स, ये जो है ये पूरी तरह भर चुकी है। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 4s में आता है, बताओ। ये सारी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ रूल्स को ऑबे करती है, वो रूल्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। सब लोगों ने सही कर ली, बताओ। एवरीवन डिड द सेम, करेक्ट। वेरी गुड। बोलो मजा आया कि नहीं। चलो एक और स्ट्राइकिंग फीचर बताऊं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, हाँ स्टूडेंट्स मुझे आंसर देना। एस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां कहां से चेंज हो रहा है, मुझे बताओ। एस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से चेंज हो रहा है, मुझे बताओ। एक मैं बता सकता हूं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। नई एस कहां से चालू हो रही है, मुझे बताओ। अब
नई S। नेक्स्ट S कहां से चालू हो रही है? नहीं, बेरिलियम से चालू नहीं हो रही है, बेरिलियम से नहीं चालू हो रही है, लिथियम से चालू हो रही है। अच्छा, उसके बाद कहां से चालू हो रही है? उसके बाद कहां से चालू हो रही है? बोलो। उसके बाद, हाँ सही आंसर, सोडियम से चालू हो रही है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद कहां से चालू हो रही है? उसके बाद चालू हो रही है पोटेशियम से। चेक करो। पहला मैसेज ये समझे, पहला मैसेज बहुत इंटरेस्टिंग। जब भी s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाएगा ना, पीरियोडिक टेबल में नया पीरियड स्टार्ट होगा। चेक करो, इंटरेस्टिंग। ग्रुप के बारे में मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात नहीं करूंगा, मैं सारे ग्रुप के बारे में इन जनरल बोल दूंगा। यू विल हैव एन इमीडिएट स्पार्क इन योर ब्रेन टू स्पाइन। ये समझ में आया? देख लो, फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है सोडियम। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3s से स्टार्ट होता है। देखो, फोर्थ पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होता है पोटेशियम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s से स्टार्ट होता है। अब देखो सोडियम, सोडियम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? लास्ट ऑर्बिट का, वैलेंस ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3rd है। अब देख लो, सोडियम से लेके आर्गन तक सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3rd ही चल रहा है। 3s1, 3s2, 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब तक सेम चलेगा ना, तब तक पीरियड सेम ही चलता रहता है। देख लो, ये सारे एक ही पीरियड में है। लेकिन जैसे ही 3s2 3p6 के बाद 4s1 आया, नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया, पीरियड नया आ गया। बोलो, समझ में आ गया सब लोगों को? अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि ये जो सारे एलिमेंट्स है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एक ही ग्रुप के है कि नहीं? ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। आपने तो ये 3 के बारे में बताया, मैं आपको इन जनरल बोल देता हूं। जिन जिन एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी ना, वो सारे एक ही ग्रुप में होंगे। फिर से बोल रहा हूं, जिन जिन एलिमेंट की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगी, वो सारे बंदे एक ही ग्रुप में होंगे। अब चेक कर लो भाई, क्या दिक्कत है? मान लो कि मैंने कोई एक उठा लिया इसमें से, मान लो कि मैंने उठा लिया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p4 है। अब देख लो, सल्फर की भी वही है। ये देख लो, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल गया है, 3s2 3p4 है। याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे ही आपको सल्फर मिलेगा, और ऑक्सीजन का पीरियड नंबर 2 होगा तो सल्फर का पीरियड नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि इस क्यू का भी आपके पास आंसर है, ये देख लो। क्योंकि ऑक्सीजन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और सल्फर के लिए 3 है। नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन क्या है? 2s2 2p3 है। बोलो, तो देख लो, ये फॉस्फोरस, ये 3s2 3p3 है। क्या दिक्कत है बताओ? फ्लोरीन देख लो, ये 2s2 2p5 है,
तो ये क्लोरीन देख लो, ये 3s2 3p5 है, तो यहाँ फ्लोरीन होगा, यहाँ क्लोरीन होगा। इंटरेस्टिंग। तो पूरे पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही हुआ है। कन्विंस्ड? कल मैं एक बेटर स्क्रीन के साथ आपके सामने आऊंगा। इट्स ओके, आई थिंक इट शुड नॉट मैटर यू मच। इट्स फाइन नाउ, आई एम नॉट विजिबल राइट नाउ। Okay, can you see that blackboard? Okay. तो यहाँ से आज फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का दिन। फाइन, ओके। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कल बताया था वो थोड़ा मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ स्टूडेंट्स। जो कल हम डिस्कस कर चुके हैं उसके ऊपर हम आ जाते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एनर्जी जो कल डिस्कस की थी, ऑर्बिटल्स एनर्जी जो हमने n+l रूल से कल निकाली थी, डेट इज 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p लेस देन 4s। ध्यान रखना 3d ऑर्बिटल आती है थर्ड नंबर की ऑर्बिट में ही, लेकिन उसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है, तो पहले 4s फिल होगी फिर 3d फिल होगी, ठीक है ना। तो ये ख़त्म होने के बाद आगे बढ़ेंगे, वो आएगी 4p, फिर आएगी 5s एंड सो ऑन। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ये किसके लिए है ये याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आपके लिए, ये किसके लिए एप्लीकेबल है। ये एप्लीकेबल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हर ऑर्बिटल की एनर्जी एक दूसरे से अलग होगी, लेकिन ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल लगाने वाले हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर आप चाहे तो हाइड्रोजन लिख सकते हैं, हीलियम लेना चाहे तो He+ लिख सकते हैं, लिथियम लेना चाहे तो Li+2 लिख सकते हैं, बेरिलियम लेना चाहे तो Be+3 लिख सकते हैं। इनके लिए ये ऑर्डर नहीं होता है, इनके लिए ऑर्डर होता है ये कि 1s ऑर्बिटल इज लेस देन 2s ऑर्बिटल इक्वल टू 2p ऑर्बिटल, लेस देन 3s ऑर्बिटल इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d। फिर क्या होगा 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स ये हमेशा याद रखें। क्यों ऐसा होता है ये आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं बहुत आसानी से, कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये पूरा सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। अब पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को रहना है, तो फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच माने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जाना है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच की एनर्जी तो ज़्यादा होगी, लेकिन ये पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बंदे को रहना है, तो S फ्लैट में रहे या P फ्लैट में रहे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन थर्ड फ्लोर पर ये तीनों फ्लैट S फ्लैट, P फ्लैट, D फ्लैट, ये तीनों की एनर्जी क्या होगी उसके लिए सेम होगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। दैट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कोई भी सिस्टम ले ले अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ये अप्लाइड हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों का? तो कल हमने जो याद रखा है S S S, यस मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोजन के लिए 1s1 है, हीलियम के लिए 1s1 है। अगर वो एक्साइट होगा सबके लिए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगी। ये सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। ये सब की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताओ? सब में इलेक्ट्रॉन एक ही है तो सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1 ही होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होके सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो ये सेकंड ऑर्बिट में कौन सी ऑर्बिटल में रहेगा ये क्वेश्चन नहीं है। क्यों? वो 2s में भी रहे 2p में भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब समझ में आया सब लोगों को? कल आपने जो याद रखा है ये पूरा ये किसके लिए है? दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंदर अंदर लड़ेंगे कि मुझे छोटा फ्लैट चाहिए बड़ा फ्लैट चाहिए। अब पूरे बिल्डिंग में एक ही बंदा रहने वाला है, चेक करो ये सारे ऐसे हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए तो एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बोर के जमाने से हम जानते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन सेकंड फ्लोर पर पड़े जितने भी फ्लैट्स है उसमें वो कहीं पर भी रह सकता है। अंदर कोई झगड़ने वाला ही नहीं है कि वो एक फ्लैट में रहे तो दूसरा बोले नहीं मुझे बड़े फ्लैट में रहना है। दूसरा हो तो झगड़ा होगा ना, आप समझ रहे हैं? तो 2s और 2p दोनों की एनर्जी सेम। उसी तरह सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर अगर जाना है तो तीनों फ्लैट की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगी। अब थर्ड फ्लोर से वो फोर्थ फ्लोर पर जाएगा तो डेफिनेटली एनर्जी फोर्थ की ज्यादा होगी। लेकिन फोर्थ फ्लोर पर पहुंचने के बाद 4 वैरायटी वाले फ्लैट है, लेकिन चारों वैरायटी वाले फ्लैट की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। अब क्लियर हुआ सब लोगों को? अब एक और चीज समझ लो स्टूडेंट्स, एंड वो है कि p ऑर्बिटल्स है। p ऑर्बिटल्स अब p ऑर्बिटल्स की सब ऑर्बिटल्स होती है px, py, pz। ये सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। उसी तरह d ऑर्बिटल्स की बात करें तो उसकी 5 सब ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y², dz²। ये सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सब ऑर्बिटल्स है ये। अब एक बात सुन लो कि मान लो कि p नाम का फ्लैट खोल दिया, अंदर 3 रूम है तो तीनों में से किसी भी रूम में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है। d फ्लैट खोल दिया, d फ्लैट के अंदर टोटल 5 रूम है, 5 में से वो इलेक्ट्रॉन किसी भी रूम में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ऑर्बिटल्स की या सभी रूम की एनर्जी क्या है? सेम है। क्लियर है? ओके। अब इसके लिए एक वर्ड है, ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और आपको पूछ ले तो आप याद रखना p ऑर्बिटल्स हैव 3 डीजेनरेसी। क्यों? क्योंकि उसके पास 3 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल वाली ऑर्बिटल्स है। तो यहां पर ये एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आधा छोड़ रहा हूं, आप कंप्लीट कर लेना। d orbitals have, f orbitals have। क्या ये सेंटेंस आप कंप्लीट कर पाएंगे? बताओ स्टूडेंट्स।
तो जितनी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी उन सभी ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। समझ में आया सब लोगों को? ये डेफिनेशन ग्रीन से मैंने लिखी है, ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डी ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी 5 है और एफ ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी 7 है। ठीक है, क्या आपके लिए एक मस्त क्वेश्चन डालूं यहां पर? लेट मी नो। What will be degeneracy of hydrogen atom electron in its second excited state? ट्राई करो इसे। पहली तो बात ये समझ लो कि इसका आंसर 0 कभी नहीं आएगा। मिनिमम आंसर 1 तो आएगा ही आएगा। क्यों? 0 ऑर्बिटल थोड़ी होती है, एस ऑर्बिटल एक तो होती है। गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर 3 दिया है। ठीक है, कैन वी स्टार्ट इट्स डिस्कशन? लेट मी नो। चलो अब इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। अब होता ये है कि ये क्या है, 1s है, फिर 2s आती है, फिर 2p आती है, फिर 3s आती है, फिर 3p आती है, फिर 4s आती है, फिर 3d आती है एंड सो ऑन, राइट। लेकिन ये किसके लिए? ये मल्टी के लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन को ध्यान से देखो। आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। ओके, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पर यह पूछा है कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाए तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और यहाँ से यहाँ जाए तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये किसके लिए? ये मल्टी के लिए है। अब हाइड्रोजन के लिए स्टेट क्या है बताओ? कि 1s लेस देन 2s इक्वल्स टू 2p होता है, लेस देन 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से उठकर, सुनना ध्यान से, अब यहाँ से उठकर ये यहाँ आए, ये पूरी सिस्टम में, तो ये उसकी फर्स्ट एक्साइटेड होगी। ये नहीं है कि 1s से 2s में आए, 1 से 2 में आए वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी तो सेम ही है, तो ये और ये अलग नहीं हुई। अब यहां से उठकर ये थर्ड नंबर की ऑर्बिट में आए तो वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी इसकी। क्यों? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
तो थर्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये थर्ड ऑर्बिट में कौन कौन सी ऑर्बिटल है? थर्ड ऑर्बिट में एक 3s है, एक 3p है और एक 3d है। 3s ऑर्बिटल 1 होती है, 3p 3 होती है और 3d 5 होती है। ये तीनों की एनर्जी सेम होगी। ऑर्बिटल एक ही है तो डेफिनेटली सेम ही मानी जाएगी। और ये 5 है तो ये पांचों की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो ये सभी की एनर्जी सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 9 आएगा। अब बताओ कितना मस्त क्वेश्चन है ये। अब देखो स्टूडेंट्स, वो लोग आपको सीधी तरह क्वेश्चन पूछ ले ऐसा जरूरी नहीं है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? हाइड्रोजन के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी थर्ड ऑर्बिट। और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सब एक ऑर्बिट में सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम के लिए कैसी होती है? सेम ही होती है। तो थर्ड फ्लोर पर पहुंचने के बाद इलेक्ट्रॉन एस फ्लैट में रहे या पी फ्लैट में रहे या डी फ्लैट में रहे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 3s की एनर्जी सेम, 3p की भी सेम, 3d की भी सेम। और 3p के तीनों की तो सेम ही है, 3d के पांचों की तो सेम ही है। तो कुल मिलाकर 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। नहीं, n स्क्वायर से तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलती है। n स्क्वायर से तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिलती है। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटाकर हीलियम नियॉन कर दिया तो क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर 9 नहीं आएगा। फिर उसके लिए हमें ये पूछा है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितनी है। अब यहां से आपका साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट होता है। चलो एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं, सॉल्व करो आप। What will be number of degenerate orbitals for He plus in its first excited state? निकालो इसका आंसर। अब बैठ रहा है दिमाग में कंसेप्ट। अब 6 कहां से आ गया आंसर? तो He प्लस में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? एक ही तो होता है। अब इसके लिए भी कंसेप्ट तो यही लगेगा, 1s लेस देन 2s इक्वल्स टू 2p लेस देन 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d लेस देन 4s एंड सो ऑन इक्वल्स टू 4p इक्वल्स टू 4d इक्वल्स टू 4f। स्टूडेंट्स एक बात आप समझ लो कि 90% केस में, मैं इतनी डिटेल में करवा रहा हूँ, 90% केसेस में ऐसा होगा कि आपको हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको अपना खुद का दिमाग भी लड़ाना होता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम खुद फेस कर सके। तो आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके अपना खुद का दिमाग लड़ाना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। चलो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है।
तो यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगी, उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी कि नहीं होगी। तो उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल है, 2s है एंड 2p है। तो 2s कितनी होती है 1 और 2p कितनी होती है 3। ये तीनों की एनर्जी सेम, इसकी तो सेम ही मान लेंगे, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम है तो ये दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो आंसर शुड बी 4। अब समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, शुड आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन? चलो लिख लो, एक और क्वेश्चन ट्राई करो आप। What will be number of degenerate orbitals for second excited state of helium? सॉल्व करो इसे। इतना कंसेप्ट दिमाग में बिठाओ कि जीरो आंसर कभी नहीं आएगा। अब ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, पहले तो ध्यान से देख लो कि यहाँ हीलियम पूछा हुआ है, नॉट हीलियम प्लस। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पर 1s लेस देन 2s लेस देन 2p वाला कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ जाए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ से उठकर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, दैट इज कॉल्ड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और इसकी 3 ऑर्बिटल होती है और तीनों की एनर्जी सेम होती है, 2px 2py 2pz। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। बोलो, समझ में आया सब लोगों को?